बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको ब्रैंड एंड मार्टन इंग्लिश कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेसन है चैप्टर 8 है और ये नाउन के केस के मुतालिक है। अगर आपने नाउन्स को कभी पढ़ा हो तो नाउन समटाइम हम यूज़ करते हैं तो समटाइम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो एक फ़िक्रे की अगर हम बात करें, सेंटेंस की बात करें, तो जो नाउन है उसमें किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है, नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन और प्लेस इज़ कॉल्ड नाउन। तो नाउन की सेंटेंस के अंदर जो पोजीशन होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कि नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव हो सकती है, उसकी पोजेसिव फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, या फिर पोजेसिव फॉर्म में, यानी कि किसी चीज़ की मलकियत या फिर उससे लिंक शो करने के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आज का जो हमारा सबक होगा, लेसन होगा, उसका लुबे लुबाब ये है कि नाउन की जो पोजीशन चेंज हो रही होती है एक सेंटेंस के अंदर, वो हमने समझनी होगी कि वो कौन कौन सी फॉर्म्स उसकी हो सकती हैं और कहाँ पे वो पोजीशन होता है और उसकी इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पल्सेस क्या हो सकती हैं, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकें कि नाउन की यहाँ पे क्या पोजीशन है। चलिए मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 48 जिसका है एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। पहले हमने इन सेंटेंसेस पे गौर करना है। जोहन थ्रू अ स्टोन, जोहन ने एक पत्थर फेंका। द हॉर्स किक द बॉय, घोड़े ने लड़के को लात मारी। अब ये दो हमारे पास फिक्रात हैं। तो पहले फिक्रे की अगर आप गौर करें, इन सेंटेंस 1 द नाउन जोहन इज द सब्जेक्ट। जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन जो है वो काम करने वाला है, तो जॉन को हम क्या कहेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन के हु थ्रू अ स्टोन। इससे आप अगर इसमें जो काम किया गया है थ्रू अ स्टोन, के पत्थर किसने फेंका, तो काम करने वाला कौन था, जॉन। जॉन ने एक पत्थर मारा था, तो जो काम करने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, यानी कि फाइल या काम करने वाला। फाइल उर्दू में कहते हैं और सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड थ्रू अ स्टोन। अब इसमें जो थ्रू अ स्टोन इज द प्रेडिकेट। अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें तो जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी उसका हिस्सा सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में फर्दर हम देखते हैं द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू। अब प्रेडिकेट को हम एनालाइज करें तो उसमें थ्रू जो फेंकना है ये वर्ब है, यानी कि ये फेल है। उर्दू में बात करें तो फेल, इंग्लिश में कहें तो वर्ब। व्हाट डिड जॉन थ्रू, जॉन ने फेंका क्या था, स्टोन। तो स्टोन क्या है, स्टोन इज द ऑब्जेक्ट, ये वो चीज है जो जिस पे वाक़ है, यानी काम करने वाला कौन था, जॉन। किया क्या उसने, थ्रू, फेंका। संभाल के भी तो रख सकता था, लेकिन उसने फेंका है किस चीज को, स्टोन को। तो काम किस पे वाक़ हुआ, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या थी, स्टोन, पत्थर। विद जॉन थ्रू, जो पत्थर जॉन ने फेंका था। द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये स्टोन, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। नाउन किस चीज का है, एक चीज का नाम है ना। चीज क्या है, वो पत्थर है। पत्थर को हमने क्या कहा, स्टोन। स्टोन किस जगह पे यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो हम इस नाउन को ऑब्जेक्ट के कहेंगे कि यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है ये नाउन। तो यही हमारा इस लेसन का पूरा रहेगा कि हमने नाउन की पोजीशन के ऊपर ही बात करनी होगी। अच्छा आगे चलते हैं। जो हमने सेंटेंस नंबर 2 पढ़ा था, इन सेंटेंस 2 द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट। हॉर्स किक द बॉय, जिसमें था कि अब इसमें काम करने वाला कौन है, घोड़ा। घोड़े ने क्या किया, लात मारी, किसको, बॉय को। अब हमने हर हिस्से को देखना है कि इसमें हर हिस्सा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन के हु किक द बॉय, लड़के को लात किसने मारी, घोड़े ने। द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट। अब मारी किसको, लड़के को। किसने मारी, घोड़े ने। काम करने वाला कौन है, घोड़ा। इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। किसको मारी, लड़के को। लड़का क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, किस चीज की, एक शख्स की या बच्चे की। तो क्या हुआ कि नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन होम डिड द हॉर्स किक। अब हम यहाँ पे ढूंढना चाहें कि किसको किसने मारा, तो होम से हमें अंदाजा हो जाता है कि घोड़े ने बच्चे को मारा। अच्छा पॉइंट नंबर 49 नेक्स्ट आता है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट। यानी कि जब किसी नाउन को, या नाउन की जगह उसका प्रोनाउन जो है उसको हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट
ऑफ वर्ब, यानी कि एक वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस, यानी कि एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है और वर्ब उसके बाद आए, तो जो नाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म होगी उसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, यानी कि फिक्रे के जब शुरू में आ जाए तो उसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अच्छा, फर्दर, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव। जब वही नाउन नॉमिनेटिव नहीं होता बल्कि एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो उसकी फॉर्म को हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। दो इसके नाम होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा एक्यूजेटिव। नोट, टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु, कि नॉमिनेटिव को आपने फाइंड करना हो कि एक फिक्रे के अंदर नॉमिनेटिव नाउन या प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसमें हु का सवाल करें कि इसमें किसने क्या किया, कौन है जो करने वाला हो। पुट हु और व्हाट, या क्या हुआ, या बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले आप हु या व्हाट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नॉमिनेटिव फॉर्म कौन सी है। टू फाइंड द एक्यूजेटिव, यानी कि एक्यूजेटिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। पुट होम, होम किसके आगे, और व्हाट बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले आप व्हाट या फिर होम लगाएं तो आपको वो बता देगा कि इसमें द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट से पहले व्हाट और होम लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 50 है, a noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case, यानी कि जब preposition के बाद कोई नाउन किसी शख्स, चीज या जगह का नाम इस्तेमाल किया गया हो तो आप उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म या एक्यूजेटिव केस कहेंगे। दोबारा से, कि अगर preposition के बाद जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम इस्तेमाल किया गया होता है, उसको हम ऑटोमेटिकली समझेंगे कि ये नाउन या प्रोनाउन का एक्यूजेटिव केस है। ठीक है, मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। द बुक इज इन द डेस्क, अब इन द डेस्क क्या है, इन क्या हमारे पास प्रेपोजिशन है, डेस्क हमारे पास बाद में आया, तो बाद में जो डेस्क आया इसको हम एक्यूजेटिव नाउन कहेंगे। द नाउन डेस्क इज द एक्यूजेटिव केस गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन इन, यानी कि ये प्रेपोजिशन इन के बाद आया। पॉइंट नंबर 51, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने खिड़की को तोड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास हरी क्या है, विंडो क्या है, यहाँ पे विंडो पे आपने गौर करना है। विंडो एज ए ऑब्जेक्ट हुई है, हरी क्या है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला, उसने क्या किया, तोड़ा। ब्रोक, ब्रोक क्या है, वर्ब है हमारे पास। अच्छा, हरी ने काम, हरी काम करने वाला है, जो काम किया उसने तोड़ने का, वो ब्रोक है। और विंडो जिस पे काम हुआ यानी कि मफूल है या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो विंडो है ये ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट नीचे वाला सेंटेंस देखें, द विंडो वाज ब्रोकन, के विंडो तोड़ी गई या खिड़की टूट गई या तोड़ी गई, तो यहाँ पे जो विंडो है हमारे पास एज ए सब्जेक्ट यूज हुई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक ही नाउन या प्रोनाउन या किसी चीज का या जगह का नाम वो एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। It will be seen that nouns in English have the same form for the nominative and accusative form. Accusative और noun में उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी पोजीशन से हमें पता चलता है कि ये nominative form है या accusative form है। The nominative generally comes before the verb. Nominative की अगर हम symbol देखें या उसकी position देखें तो verb को इस्तेमाल करने से पहले जो noun या pronoun इस्तेमाल किया गया होता है उसको हम nominative case कहते हैं, और जो बाद में आए verb के and द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद जो आएगा या प्रपोजिशन के बाद जो आएगा उसको एक्यूजेटिव हम कहेंगे। Hence they are distinguished by the order of words or by the sense, यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन या उसके मतलब से हमें पता चलेगा कि कौन नॉमिनेटिव फॉर्म में है और कौन एक्यूजेटिव केस में है। पॉइंट नंबर 52, अब हमने कंपेयर करना है। रामा गेव अ बॉल, रामा ने गेंद दी। रामा गेव हरी अ बॉल, रामा ने हरी को गेंद दी। अब यहाँ पे एक तो हमारे पास रामा गेव अ बॉल, डायरेक्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रामा, बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है। अब रामा गेव हरी, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल तो है लेकिन इनडायरेक्ट है, क्यों, दरमियान में हरी आ गया। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन दो फिक्रात को अगर आप कंपेयर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव, यानी कि वर्ब जो है गेव उसका ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल। इन द सेकंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वाज
द पर्सन टू होम रामा गेव अ बॉल, कि हरी वो पर्सन है जिसको रामा ने गेंद दी। अब द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हरी हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब गेव। द नाउन बॉल द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, जो नाउन है बॉल जिसको हम कहेंगे वो ऑर्डिनरी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्टली काम हुआ क्या, बाल का, बाल देने का अमल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है। और इनडायरेक्ट किसके थ्रू से ये ऑब्जेक्ट पे पहुंचे हम, हरी के जरिए थे, तो हरी हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। It will be noticed that the position of indirect object is immediately after the verb, कि जो indirect object है उसकी position कौन सी हुई, verb के फौरन बाद इस्तेमाल हुआ है। और indirect object के बाद जो object यूज हुई है वो direct object होगी, the verb and before the direct object, यानी कि indirect object जो है direct object से पहले और verb के बाद में इस्तेमाल होती है। तो हम ये एनालाइज करके कह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई करना होगा। रामा गेव हरी अबाल, रामा गेव अबाल टू हरी। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें क्या पोजीशन किसकी बनती है। विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझे फेवर करोगे, विल यू डू अ फेवर टू मी। अब यहाँ पे एक और हो गया, यानी कि पहले वाले जो हमारे पास ब्लैक कलर में सेंटेंसेज हैं उसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जबकि दूसरा जो हमारे पास रेड कलर में टेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्ट जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाती है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं साथ में अगर आपको नींद आना शुरू, क्योंकि लेसन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आई बॉट रामा अ बॉल, मैंने रामा से एक गेंद खरीदी। आई बॉट अ बॉल फॉर रामा, या फिर मैंने रामा के लिए एक गेंद खरीदी। फेच द बॉय अ बुक, लड़के के लिए किताब लेके आओ। फेच अ बुक फॉर द बॉय, लड़के के लिए किताब लेके आओ। यहाँ पे फिर हमने ऐड कर दिया, तो फेच द बॉय अ बुक, फेच अ बुक फॉर द बॉय। तो यानी कि वो बात इनडायरेक्टली आ गई, तो आपने इसमें आइडेंटिफाई करना होगा, आपके लिए एक्सरसाइज होगी। शी मेड रुथ अ न्यू ड्रेस, शी मेड अ ड्रेस न्यू ड्रेस फॉर रुथ। गेट मी अ टैक्सी, गेट अ टैक्सी फॉर मी। तो इसमें सिर्फ फर्क क्या आपने करना है, पहले वाले फिक्रे जो हैं उनमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, दूसरे वाले हिस्से में हमने एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। असल में जो पहले वाले फिक्रे में ऑब्जेक्ट होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगी, और जो उसके दरमियान में पर्सन आ जाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद में इस्तेमाल होता है। तो ये आपने इस हिंट के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेना है। We see that the indirect object of a verb denotes the person to whom something is given, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी है, जिससे वो जाहिर करता है कि जिसके जरिए से वो चीज हुई, और फॉर होम समथिंग इज डन। अब 53 पॉइंट हमारे पास, एग्जामिन द सेंटेंस दिस इज रामाज अम्ब्रेला, सॉरी दिस इज रैम्स अम्ब्रेला, राम्स अम्ब्रेला या रैम्स आप कहें, जो भी आप कहें। अगर इंग्लिश की रैम करेंगे तो हम इंडिया की बात करेंगे तो राम कहेंगे। राम्स अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम, यानी कि हमने हाइफन लगा के जो एस लगाया है ये अम्ब्रेला की मलकियत राम से जोड़ रहा है। तो हम यानी कि हाइफन लगा के जो एस का इस्तेमाल करते हैं ये पोजेशन शो करता है। द फॉर्म ऑफ द नाउन रामा इज चेंज टू रामास टू शो ऑनरशिप ऑफ पोजेशन, यानी कि वो पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं आपको शो भी करता रहता हूँ साथ में ताकि आप इजीली इसको देख सकें। अच्छा, यहाँ पे नाउन रामा, रामाज इज देयरफॉर सेड टू बी इन पोजेसिव, यानी कि रामाज जो है ये क्या है, ये पोजेसिव है, या इसको आप जेनेटिव केस भी कहेंगे नाउन का। तब पोजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज, जो पोजेसिव होता है ये हमें बताता है कि ये चीज किसकी है। हुज अम्ब्रेला, यानी कि रामाज, रामा का अम्ब्रेला। नेक्स्ट, द पोजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन, यानी कि जो पोजेसिव फॉर्म होती है या हाइफन लगा के जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हमेशा मलकियत के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कुछ और भी इसके मकसद हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? इट इज यूज टू डिनोट ऑथरशिप, यानी कि कोई लिखने वाला हो, किताब का लिखारी हो, या कोई चीज़ ओरिजिन हो जहाँ से ये चीज़ निकलती हो, या फिर काइंड उसकी किस्म शो करने के लिए एट्सेट्रा। जैसा कि कुछ हमारे पास एग्जांपल्स इसमें देखते हैं कि कहाँ पे हाइफन के साथ जो एस है किससे लिंक कर रहा है। शेक्सपियर
प्लेज, शेक्सपियर के लिखे हुए मज़ामीन, यानी कि यहाँ पे द प्लेज रिटन बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिखे हुए जो प्लेज हैं उनकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑथरशिप शो कर रहा है। नेक्स्ट फिक्र है ए मदर्स लव, द लव फेल्ट बाय द मदर, यानी कि जो ओरिजिन है ये माँ के प्यार का, वो बता रहा है, यहाँ पे मलकियत नहीं शो कर रहा। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, यानी कि काइंड ऑफ स्पीच, के स्पीच तो होती है लेकिन कौन सी स्पीच, जो कि सदर ने पेश की या डिलीवर की। द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है, द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स। अशोक स्कूल, द स्कूल वेयर अशोक गोज। अब यहाँ पे मलकियत नहीं शो कर रहा कि अशोक स्कूल के, ये नहीं है कि अशोक का ही स्कूल है, बल्कि ये कि अशोक उस स्कूल में जाता है, तो यहाँ पे मलकियत के अलावा कुछ और सेंस दे रहा है। ए चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे भी मलकियत नहीं शो कर रहा, बल्कि ऐसा ग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। ए वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी, तो यहाँ पे भी मलकियत के अलावा कुछ मतलब दे रहा है, ए हॉलीडे विच लास्ट्स अ वीक। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस, कि हम पोजेसिव केस कैसे बना सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मूव करते जाते हैं। 55 पॉइंट कहता है व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब हमारे पास नाम जो है वो वाहिद हो, द पोजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग हाइफन के साथ एस टू द नाउन, तो हम हाइफन लगा के एस लगा देते हैं, जैसे द बॉयज बुक, बच्चे की किताब, द किंग्स क्राउन, यहाँ पे हमारे पास बॉय और किंग क्या है, सिंगुलर है, हमने उसके साथ हाइफन लगा के एस लगाया तो उनकी मलकियत शो करी, यानी कि पोजेसिव फॉर्म बन गई। नोट, द लेटर एस इज ओमिटेड इन few words with too many hissing sounds would come together as, यानी कि जो s की ज्यादा आवाजें प्रोड्यूस हो जाएं या s ज्यादा आ जाएं तो हम वहां पे s को स्किप कर देते हैं, हाइफन के बाद सिर्फ हाइफन लगा देते हैं, s का इस्तेमाल फोरगो करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लें। फॉर कॉन्शियंस सेक, अब यहाँ पे s नहीं लगाया लेकिन हाइफन लगा के उसकी पोजेशन को शो किया गया। फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस सेक, क्योंकि एस का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मोसेस ला, यहाँ पे फिर हमने हाइफन के बाद एस नहीं इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास 4-5 जो एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं, हमने एस का ज्यादा क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है, एस के एंड पे हो रहा है, तो हमने हाइफन के बाद एस नहीं लगाया बल्कि सिर्फ हाइफन लगा दिया। तो ये आपने थोड़ा सा गौर करना है याद रखने के लिए। दूसरा पॉइंट जो है, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, पहले हमारे पास नाउन वाहिद था, अब प्लूरल हो जाए एंड एंड्स इन एस, और एस के साथ खत्म हो, प्लूरल के साथ साथ एस पे खत्म हो, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी, तो हम सिर्फ उसके साथ यानी कि हाइफन लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी ऊपर का कॉमन टाइप जो होता है उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, तो वो हम इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि बॉयज, अब यहाँ पे बॉयज एस पहले ही एंड पे लगा हुआ है, जमा शो हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरीके से स्कूल गर्ल्स, स्कूल की लड़कियां, स्कूल और सॉरी बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल्स, तो ये ऐसे प्रोनाउंस आप सॉरी रीड करेंगे। बॉयज स्कूल, अब यहाँ पे बॉयज के साथ हमने एस नहीं लगाया, लेकिन ये पता कर रहा है कि जो स्कूल लड़कों का है, गर्ल्स स्कूल लड़कियों का स्कूल, हॉर्सेस टेल्स, तो ये हमारे पास जितने नाउन इस्तेमाल हुए ये प्लूरल है, एस पे एंड हो रहे हैं, इसलिए हमने उनके साथ अपोस्ट्रोफी लगा के इस्तेमाल किया, यह काम निकाल लिया। तीसरा पॉइंट है व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, जब हमारे पास नाउन जो है वो जमा में हो और एस पे खत्म ना हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, द पोजेसिव साइन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, यानी कि हाइफन लगा के एस लगाते हैं जब हमारे पास एंड हो जमा में नाउन यानी कि प्लूरल फॉर्म में और एंड एस पे नहीं हो रहा। अगर एंड पे एस पे हो रहा है तो हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं और एस नहीं लगाते। जब नाउन हमारे पास प्लूरल हो, एस पे एंड ना हो रहा हो, हम अपोस्ट्रोफी के साथ साथ एस भी लगाते हैं, जैसे कि मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 56 है व्हेन अ नाउन और ए टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड, जब हमारे पास कोई एक नाउन हो या उसके टाइटल जो है वो सेवरल वर्ड्स पे हो, द पोजेसिव साइन इज अटैच ओनली द लास्ट वर्ड, तो आखिरी जो लफ्ज मजमूओं का होगा यानी कि मुरक्कब अल्फाज और उनका आखिरी लफ्ज जो होगा उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करके एस लगा के उसकी पोजेशन को शो करेंगे। द किंग ऑफ भूटान विजिट, द किंग ऑफ भूटान विजिट, तो भूटान के साथ हमने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिटियस स्पीच, तो यहाँ पे हमने मॉरिटियस की जो है
अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करके एस लगा के काम चलाया। यहाँ पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, ये हमारे पास एक मुरक्कब है, तो उस मुरक्कब के सारे लफ्ज़ों के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि आखिरी जो हिस्सा होगा उसके साथ आप लगा के पोजेशन को शो कर सकते हैं, पोजेसिव फॉर्म बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 57, व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, यानी कि एक तो अपोजिशन होता है ना, जो मुखालिफ होता है, एक होता है अपोजिशन, एक जैसे मिलते जुलते हों, द पोजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, यानी कि जो आखिरी उसका हिस्सा होगा एक जैसे मिलते हों तो आखिरी के साथ हम उसका लगा लेते हैं, एस, लेटर एस लगा देते हैं। जैसा कि दैट इज टैगोरी द पोइट्स हाउस, अब टैगोरी द पोइट्स, यहाँ पे आखिरी हिस्सा जो था पोइट्स, उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 58, आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, या दो नाउन आपस में मिलते जुलते हों, कनेक्टेड हों, द पोजेसिव इज पुट टू द लेटर, तो आखिरी के साथ हम पोजेसिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे क्रीम एंड स्लीम्स बेकरी, विलियम एंड मेरीज रेन, तो आखिरी हिस्से के साथ हमने अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करके एस लगा दिया। 59 नंबर पॉइंट है, ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक द पोजेसिव साइन, यानी कि दो से ज्यादा हों नाम जो कि अलग से हर एक की पोजेशन हो, तो हर एक के साथ अलग से आपने उसको अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाना होगा। जैसे राजा राउस एंड आर के नरियान्स नॉवेल्स, दोनों अलग अलग हैं। राजा राउस, उसकी भी मलकियत हमने शो कर ली, पोजेसिव शो किया, एंड आर के नरियान्स नॉवेल्स। इसी तरीके से गोल्ड स्मिथ्स एंड काउपर्स पोएम्स। यूज ऑफ द पोजेसिव केस, पॉइंट नंबर 60 है, द पोजेसिव केस इज नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि नॉर्मली हम जो पोजेसिव केस है जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दोबारा से बता रहा हूँ कि जानदार चीज़ों के लिए पोजेसिव केस में इस्तेमाल किया जाता है, बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, तो गवर्नर क्या है, एक इंसान है, जानदार है, तो इसलिए उसके साथ इस्तेमाल किया। इसी तरीके से द लायंस मेन, लायन की गर्दन। सो वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल, यानी कि अब बेजान चीज़ की बात कर रहे हैं, टेबल है उसकी लेग होगी, तो हमने उसकी द लेग ऑफ द टेबल बजाय इसके कि द टेबल्स लेग आप कहें, क्योंकि टेबल चूंकि बेजान है तो हमने कहा द लेग ऑफ द टेबल। इसी तरीके से द कवर ऑफ द बुक, द रूफ ऑफ द हाउस, बेजान चीज़ें जो हमने अपोस्ट्रोफी की बजाय या उसकी पोजेसिव फॉर्म को डायरेक्टली अपोस्ट्रोफी के जरिए से इस्तेमाल करने के बजाय ऑफ का इस्तेमाल करते हुए काम चलाया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 61 है, बट द पोजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड व्हेन इन द inanimate thing has ascribed to its attribute of a person, it is said to be personified objects। जैसा कि इंडियाज हीरोज, इंडिया के हीरो, नेचर्स लॉज, इसी तरीके से फॉर्चून्स फेवरेट, एट बॉयज, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 62 है, द पोजेसिव is also used with noun denoting time, space और weight, यानी कि स्पेस, टाइम और वेट की बात की जाए तो उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करके पोजेसिव केस हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ए डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन थ्रो, अ फुट्स लेंथ। यहाँ पे फुट क्या हमारे पास वेट की बात कर रहे हैं, यानी कि लेंथ की बात कर रहे हैं। पाउंड्स वेट, तो यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं तो पाउंड्स के साथ हमने अपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करके पोजेसिव फॉर्म में बदल लिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 63 है, द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो इन कॉमन यूज। तो ये कुछ हमारे पास फ्रेजेस हैं जहाँ पे इनका अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन कैसे इस्तेमाल होता है, हम उसकी पोजेशन कैसे शो करते हैं, तो ये आपने वैसे ही याद रखना है, हर एक का अलग से केस है। एट दिस फिंगर्स एंड फॉर मर्सी से टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड अबोट्स क्रू। पहले के अलावा पहले में सिर्फ जो है फिंगर्स चूंकि थी, जमा थी, एस पे एंड हो रहा था, सिर्फ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल की। उसके बाद जितने थे हमने उनको जो है अपोस्ट्रोफी के साथ एस का इस्तेमाल किया, और पहले वाले हिस्से में हमने एस का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। पॉइंट नंबर 64 है, द पोजेसिव ऑफ ए प्रॉपर नेम और ऑफ ए नाउन डिनोटिंग ए ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप में बी यूज्ड टू डिनोट अ बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे कि चर्च है, हाउस है, स्कूल है, कॉलेज है, शॉप है, हॉस्पिटल है, थिएटर्स हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, तो हमने बेकर्स शॉप का इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ बेकर्स का कहा, तो अगला मतलब आप खुद भी समझ जाएं
कि वो शॉप पे गया है। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स हाउस हमने मिस कर दिया सिर्फ अंकल्स का। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स। अब सेंट पॉल्स चर्च की हमने बात नहीं की। आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजन अटेंड्स सेंट एक्जिवियर्स, ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 65 है व्हेन यू आर इन डाउट वेदर टू यूज। यहाँ पे आप नसीहत की गई है इस पॉइंट में कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा शक लगे कि आपको अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाना है या नहीं लगाना, तो आप बजाय शक में रहें या मतलब कोई गलत दें या आपकी राइटिंग से मतलब उल्ट कुछ हो जाए, आप उसमें ऑफ का इस्तेमाल करें और अपोस्ट्रोफी को अवॉइड करें या पोजेसिव फॉर्म को अवॉइड करें। व्हेन यू आर इन डाउट वेदर टू यूज अ नाउन इन द पोजेसिव केस और विद द preposition ऑफ, रिमेंबर दैट एज ए जनरल रूल, यानी कि आप प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करें और जनरल रूल क्या है, द पोजेसिव केस इज यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ओनरशिप। Thus, it is better to say the defeat of enemies than the enemy's defeat, यानी कि the defeat of the enemy, यहाँ पे दुश्मन की जो हार है ये सीधा सीधा the defeat of enemy आप इस्तेमाल करें, बजाय इसके आप कहें कि the enemy's defeat। अब उसके दो मानी हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, तो डाउट से बचने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करके आप पोजेसिव फॉर्म में ना जाएं। इवन दो नो डाउट एज टू द मीनिंग वुड अराइज। Sometimes, however, a noun in the possessive case has a different meaning from noun used with the preposition of, यानी कि जब आप preposition of का इस्तेमाल करके possessive form use करते हैं तो उसका मतलब कुछ और बन जाता है, जब apostrophe का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ और मतलब बन जाता है। तो बेहतर है कि of का इस्तेमाल करें और उस शक से बच जाएं। तो ये इसकी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, यहाँ पे क्या मुराद है, मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो रिसेप्शन का एहतमाम किया, यहाँ से ये मुराद लिया जा रहा है। जबकि द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली, यानी कि जब वो दिल्ली में एंटर हुआ तो वज़ीर आज़म का कैसे इस्तकबाल हुआ। पहले वाले हिस्से में ये हो रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो इस्तकबाल का एहतमाम किया वो कैसा था, जबकि दूसरे में यह है कि वज़ीर आज़म का कैसा लोगों ने इस्तकबाल किया जब वो दिल्ली में एंटर हुआ। तो यानी कि ऑफ का इस्तेमाल से आप डाउट से बच सकते हैं। इसी तरीके से द फ्रेज द लव ऑफ फादर मे मीन आइदर अ फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड और चाइल्ड लव ऑफ हिज फादर, यानी कि दोनों मतलब इससे लिए जा सकते हैं, बच्चे का बाप के लिए प्यार या बाप का बच्चे के लिए प्यार। नाउन इन अपोजिशन, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते जब होंगे, नाउन दो इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो क्या कैसे उनको हैंडल करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स, रामा वही है और जो कि कैप्टन है हमारा मेड 50 रन, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। वी सी दैट रामा एंड आवर कैप्टन आर वन एंड द सेम पर्सन, वो एक ही है जिसका नाम रामा है और वो कैप्टन भी है। तो द नाउन कैप्टन फॉलो द नाउन रामा सिंपली टू एक्सप्लेन विच रामा इज रेफर टू, यानी कि रामा कौन है, आवर कैप्टन है, मेड 50 रन्स। तो व्हेन वन नाउन फॉलोज एंड अदर टू डिस्क्राइब इट, यानी कि जैसा रामा आवर कैप्टन दो है, रामा तो बता दिया लेकिन आवर कैप्टन फिर नाउन इस्तेमाल किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए। द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी इन अपोजिशन, तो जो बाद में आने वाला नाउन है जो पहले वाले को एक्सप्लेन करता है इसको आप अपोजिशन कहते हैं, APPOSITION, अपोजिशन। मैं बार बार रिपीट करवा इसलिए रहा हूँ, आपने इससे मुराद अपोजिशन नहीं लेना जो मुखालफीन होते हैं, बल्कि अपोज है जो पहले वाले नाउन को दूसरे वाला नाउन डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में मजीद बताता है, एज एडजेक्टिव काम करता है, तो उसको हम अपोजिशन कहते हैं। टू द नाउन व्हिच कम्स बिफोर इट, अपोजिशन मींस प्लेसिंग नियर। अच्छा जी, ए नाउन इन अपोजिशन इज द सेम केस एज द नाउन व्हिच इट एक्सप्लेन्स, यानी कि ए नाउन जो है इन अपोजिशन इज द सेम केस एज द नाउन व्हिच एक्सप्लेन्स, जो उसको एक्सप्लेन करता है उसका मतलब भी वही होता है। इन द अबव सेंटेंस द नाउन कैप्टन इज इन अपोजिशन टू द नाउन रामा एंड इज द नॉमिनेटिव केस, यानी कि ये नॉमिनेटिव केस बिकॉज रामा इज द नॉमिनेटिव केस, तो रामा का जो नॉमिनेटिव केस है और उसको एक्सप्लेन करने वाला कैप्टन है वो भी नॉमिनेटिव केस ही होगा। फर्दर जो कुछ एग्जांपल्स हैं, कबीर द ग्रेट फार्मर, यानी कि कबीर के बारे में बताया जा रहा है, द ग्रेट फार्मर, कबीर क्या हमारे पास नाउन है और उसको द ग्रेट फार्मर, फार्मर जो है ये अपोजिशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो दोनों जो है हमारे पास नॉमिनेटिव केस होंगे। वाज अ वीवर, yesterday I met your uncle the doctor, यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। Have you seen Ganguly the artist drawings,
इसी तरीके से इन सेंटेंस वन द नाउन इन अपोजिशन इज द नॉमिनेटिव केस, यानी कि वो भी नॉमिनेटिव केस में। दूसरे में क्या है, द नाउन इन अपोजिशन इज द एक्यूजेटिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इन सेंटेंस थ्री द नाउन इन अपोजिशन इज द जेनेटिव केस, यानी कि पोजेसिव फॉर्म में है। तो आज का लेसन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।